भागलपुर नाम के गांव में एक औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम नमन था। वो कोई काम नहीं करता था। पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमता रहता था और लड़कियों को छेड़ा करता था। अरे ओ राम प्यारी, कहाँ जा रही है? एक बार और मुझे राम प्यारी बोला तो मैं एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चले जा, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ तू और निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। इतना बोलकर सुमन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी नमन का दोस्त सुरेश वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे नमन भाई, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी, लेकिन उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। नमन भाई, मेरी बात मानो, तुम इस लड़की से दूर रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सुमन के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले घूमती है। कुछ लोगों ने इसके उल्टे पैर देखे हैं। तुम्हें पता है, उल्टे पैर चुड़ैल के ही होते हैं। चल पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सुमन कोई चुड़ैल नहीं है। मैं तो उसी से शादी करूँगा। इतना बोलकर नमन अपने घर चला जाता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो। तभी नमन के पिताजी बाबूलाल बोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का और कोई भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। एक तू है, पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। तुम जैसे लड़कों को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कुछ काम करके पैसे कमा कर दिखा, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से, आवारा कहीं का। तू किसी काम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये घर तुम्हारा ही है। आप तो रहने दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। हमारे पास इतनी धन दौलत है, ये सब लेकर आप ऊपर जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सुमन बहुत पसंद है। उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सुमन के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन नमन की माँ सुमन के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का लालच देती है। सुमन के पिताजी रमेश बोलते हैं। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर हैं और हम गरीब हैं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। नमन की माँ सुनीता बोलती है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम सुमन की शादी मेरे बेटे से करवा दो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो वापस अपने घर आ जाती है। अगले दिन सुमन और नमन की शादी हो जाती है। नमन सुमन से शादी करके बहुत खुश होता है। रात होने पर सुमन और नमन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चली जाती है। नमन के दोस्त को सुमन पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वो पहले से ही नजर रख रहा होता है। अरे इतनी रात को ये भाभी कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर सुरेश सुमन का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सुमन के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गया रे, इसके तो पैर उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते सुमन चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर चली जाती है। सुरेश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वो भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर चला जाता है। ए शैतानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ते ही मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी के भी सारी बात नमन को जाकर बतानी होगी। फिर वो सीधा भागते हुए नमन के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है। नमन भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। भाई, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जो बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, सुमन घर पर है? इतने में सुमन वहाँ आ जाती है और बोलती है। क्या हुआ सुरेश भैया, इतनी रात को कैसे आना हुआ? सुरेश सुमन को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। कुछ नहीं भाभी जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा नमन से मिलकर जाऊँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर सुरेश वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। नमन जी, क्या हुआ? आपका दोस्त आपसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बेकार की बातें कर रहा था। चलो अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है।
सुबह होने पर सुनीता गुस्से से लाल हो जाती है क्योंकि सुमन अभी तक सो रही होती है। अरे ओ करमजली, अभी तक सो रही है? घर का काम कौन करेगा? चल जल्दी उठ, मैंने काम वाली की छुट्टी कर दी है। आज से सारा घर का काम तुझे करना है। सुनीता की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज की वजह से सुमन की नींद खुल जाती है और वो गुस्से से लाल हो जाती है। रुक बुढ़िया, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर सुमन गुस्से में बाहर आती है। अरे ओ बुढ़िया, क्यों शोर मचा रही है सुबह सुबह? मेरी सारी नींद खराब कर दी। अरे दैया रे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बुढ़िया बोल रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे बुढ़िया बुला रही है? चुपचाप घर का सारा काम कर। तेरे माँ बाप ने दहेज में फूटी कोड़ी भी नहीं दी है। मैं कोई काम नहीं करने वाली, जो करना है वो कर ले। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मना करेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। फिर सुमन सुनीता का बाल पकड़ लेती है। अरे मर गई रे, ये तुझे क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत, मुझे अभी के भी छोड़ दे। नमन, देख तेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। जल्दी आ, मुझे इसे छुड़ाओ, नहीं तो ये मेरे सारे बाल नोच डालेगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर नमन दौड़ा दौड़ा अपने कमरे से बाहर निकल आता है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। सुमन, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक करेगी? अभी के अभी मेरी माँ को छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर सुमन उसे छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मैं ठीक हूँ बेटा, मैंने इसे घर का थोड़ा सा काम करने को कहा था, इसने तो मेरी धुलाई कर दी। नमन परेशान होकर घर से बाहर निकल जाता है। वहाँ उसका दोस्त सुरेश मिलता है। क्या हुआ नमन, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या तुम्हें पता चल गया तुम्हारी बीवी चुड़ैल है? मजाक मत कर सुरेश, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ। आज सुबह सुमन ने हद कर दी, माँ के बाल पकड़कर उनसे बहुत बदतमीजी करने लगी। भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, सुमन कोई साधारण लड़की नहीं है, उसके ऊपर चुड़ैल का साया है। एक बहुत आसान रास्ता है, अगर तुम उस चुड़ैल के सामने आईना रख दोगे, उसी समय उसकी असलियत उस आईने में दिख जाएगी। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। रात होने पर नमन सुमन के लिए फूलों का गजरा लेकर घर चला जाता है। सुमन, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सुमन वहाँ आती है। गजरा देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर वो गजरा अपने बालों में लगाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी उसके पीछे पीछे नमन भी आ जाता है। सुमन जैसे ही अपने आप को शीशे में देखती है, उसकी असलियत शीशे में दिखाई देने लगती है। नमन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया? ये तो सच में चुड़ैल निकली। अच्छा हुआ तुझे मेरे असलियत के बारे में पता चल गया। मैं आज रात को तेरी बलि देने वाली थी। अरे भागो रे, ये तो चुड़ैल निकली। अपनी जान बचाकर भागो, कोई मुझे बचाओ, मेरी बीवी चुड़ैल निकली। हाय, मर गया रे। फिर वो भागते भागते सीधा अपने दोस्त सुरेश के घर पहुंच जाता है। सुरेश भाई, जल्दी से दरवाजा बंद कर दो। तुम सही कहते थे, सुमन चुड़ैल है। मैंने उसकी असलियत देख ली है, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी सुरेश की बीवी सुलेखा बोलती है, मुझे लगता है आपका दोस्त अपने साथ साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो, नहीं तो इसकी पत्नी इसका पीछा करते करते यहाँ पहुँच जाएगी। तभी जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है। वो सब लोग डर जाते हैं। अरे दैया रे दैया, लगता है इसकी पत्नी पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। सुरेश भाई, गलती से भी दरवाजा मत खोलना, नहीं तो वो चुड़ैल हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गया, भाभी तो चुड़ैल बनकर हमारे दरवाजे पर खड़ी है, अब हम क्या करें? मैं तो कहती हूँ इस नमन को उठाकर घर से बाहर फेंक दो। वो चुड़ैल इसी की तलाश में आई है। बहुत शौक चढ़ा था इसे सुंदर स्त्री से शादी करने का, तो भुगतने दो इसे सजा। अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। अरे दैया रे दैया, ये तो अपने साथ हमें भी मरवा के छोड़ेगा। सुरेश जी, आप ही कुछ करिए ना। नमन भाई, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अगर ये चुड़ैल हमारे घर में घुस गई तो हमारे साथ हमारे बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। कृपया करके तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। ठीक है दोस्त, मैं अपनी वजह से तुम्हारे मासूम बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं अभी के अभी इस घर से चला जाता हूँ। शुक्र है भगवान का, इस मुसीबत से पीछा छूटा। रुको मेरे दोस्त, अगर मरना है तो मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। सुलेखा, तुम अंदर अपने बच्चों के पास चले जाओ। मैं अपने दोस्त को यूँ अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे अपनी दोस्ती निभानी होगी। सुरेश जी, आप पागल हो गए हैं क्या? वो चुड़ैल आपकी जान ले लेगी। आप इसकी वजह से खुद को मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं? अगर मैं आज अपने दोस्त का साथ नहीं दूंगा, फिर ये दुनिया दोस्ती पर भरोसा नहीं रखेगी। अगर अपनी दोस्ती साबित करने के लिए अपनी जान भी देना पड़ा तो मैं दे दूंगा। चलो नमन भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
सुरेश भाई, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम मेरी वजह से अपनी जान मत दो। हम दोनों मिलकर भी इस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा मरना तय है। सही कहा, हम दोनों इस मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ, ये चुड़ैल उसके सामने टिक नहीं पाएगी। तभी सुरेश भागकर घर में बने मंदिर के पास जाता है और बोलता है, हे महाबली हनुमान, हम आपके बिना इस चुड़ैल का सामना नहीं कर सकते। आज फिर से एक बार बुराई को हराने के लिए हमें आपकी जरूरत है। कृपया करके आप हमारे साथ चलिए। अब चुड़ैल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अरे वो हम 2 नहीं है चुड़ैल, हम 3 हैं। बोलो महाबली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अरे मर गई रे, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। महाबली हनुमान, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद किसी इंसान को नहीं सताऊंगी। फिर कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और एक बार फिर बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। जादुई फ्रॉक के पेड़ों की खेती। बहुत समय पहले की बात है। राजपुर नामक गांव में राजेश अपनी बेटी ज्योति के साथ रहता था। राजेश की पत्नी की मृत्यु ज्योति को जन्म देते समय ही हो गई थी, इसलिए ज्योति ने कभी अपनी माँ को नहीं देखा था। राजेश ने अकेले ही ज्योति को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। ज्योति की परवरिश के लिए राजेश ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी और घर पर ही रहकर ज्योति की देखभाल करता था और खाने खर्चे के लिए वो अपने छोटे से खेत में थोड़ा बहुत काम करके कमा लेता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे और ज्योति बड़ी और समझदार होने लगी थी। अब वो आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती और तब उसे बाकी बच्चों के पास अच्छी चीजें जैसे अच्छे कपड़े, अच्छे सैंडल और भी कई सारी चीजें दिखती थी। इसलिए अब ज्योति भी राजेश से अच्छी अच्छी चीजों की डिमांड करने लगी थी। पर राजेश के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो ज्योति की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। राजेश को इस बात का बहुत बुरा लगता था कि वो अपनी इकलौती बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक तरफ उसे ज्योति को पालने की मजबूरी थी और दूसरी तरफ घर चलाने की। दोनों चीजों को अकेले संभाल पाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वो ज्योति को समझा बुझाकर जिद ना करने के लिए मना लिया करता था। पर एक दिन जब ज्योति पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के बर्थडे पार्टी में जाती है, तो वहाँ इतनी अच्छी पार्टी देखकर उसका भी मन करता है कि उसके पिता भी उसका जन्मदिन इसी तरह मनाएं। इसलिए वो घर आकर अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, क्या आपको पता है रानी के पिताजी ने रानी का बर्थडे कितने धूमधाम से मनाया, और तो और उसका लहंगा भी बहुत अच्छा और महंगा था और उसका केक भी बहुत टेस्टी था, और साथ ही उन्होंने जन्मदिन में आए हुए बच्चों को बहुत बड़ी पार्टी भी दी। पापा, इस बार मेरा भी जन्मदिन इसी तरह मना दीजिए ना, ताकि मैं भी सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूं और उन्हें टेस्टी सा केक खिला सकूं। बेटा, आज पहली बार तुमने मुझसे अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहा है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं भी तुम्हारा जन्मदिन बिल्कुल इसी तरह मना पाऊं। थैंक यू सो मच पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। ज्योति के पहली बार जन्मदिन मनाने की बात को राजेश मना नहीं कर पाता है और मजबूरी में ज्योति को हाँ कर देता है। लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा जिससे उसकी बेटी ज्योति का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा सके। इसी बात को लेकर वो अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। हे भगवान, आपने ज्योति की माँ को इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? अगर वो जिंदा होती तो ज्योति का पालन पोषण करती और मैं बाहर से पैसे कमा कर लाया करता। लेकिन ज्योति की माँ के जाने की वजह से मैं दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाता हूँ। न ज्योति की परवरिश अच्छी तरीके से कर पाता हूँ और न ही सही से पैसे कमा पाता हूँ, और इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी बेटी ज्योति की सारी ख्वाहिशों को मना करना पड़ता है। भगवान, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मुझे तो बस आप ही का सहारा है। इतने में ही राजेश को खेत पर जाने का समय हो जाता है, तो वो ज्योति को खेत पर जाने का कहकर खेत की तरफ चले जाता है। लेकिन जाते समय अचानक उसकी नजर एक बाबा पर पड़ती है जो कि रास्ते में बेहोश पड़े हुए थे। राजेश फटाफट बाबा के पास जाता है
और अपनी थैली से पानी की बोतल निकालकर उन पर छींटे मारता है। थोड़ी ही देर में बाबा होश में आ जाते हैं तो राजेश उनसे पूछता है, बाबा जी, आप यहाँ रास्ते में बेहोश कैसे हो गए? आपको जहाँ भी जाना है मुझे कह दीजिए, मैं आपको सही सलामत वहाँ पर पहुँचा दूंगा। बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया कि तुमने इस गरीब बाबा पर तरस खाया। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए चलते चलते मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर रास्ते पर गिर पड़ा। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं धीरे धीरे घर चला जाऊंगा। बाबा जी, मैं आपको ऐसे भूखे प्यासे नहीं जाने दूंगा। आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको आगे चलकर फिर चक्कर आ सकता है और आप बेहोश होकर फिर से गिर जाएंगे। इसलिए आप ऐसा करिए, मेरे पास जो खाना है पहले वो आप खा लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर मैं आपको खुद ही घर छोड़कर आऊंगा। राजेश के ज्यादा कहने की वजह से बाबा राजेश का दिया हुआ खाना खा लेते हैं। राजेश बाबा जी को सहारा देकर आराम से उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगता है। अब राजेश और बाबा जी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक ही बाबा जी एक परी में बदल जाते हैं। परी को देखते ही राजेश की आंखें खुली की खुली रह जाती है। परी राजेश को घबराया हुआ देखकर राजेश से कहती है, राजेश, डरो मत, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई थी। आज जब तुमने भगवान जी के सामने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन हम परियों का एक उसूल होता है कि हम जिसकी भी मदद करते हैं उससे पहले हम उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो व्यक्ति परीक्षा में सफल हो जाता है तभी हम उसकी मदद करते हैं, और तुम मेरे लिए हुए परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर परी राजेश की तरफ पोटली बढ़ाती है और उसे कहती है, राजेश, इस पोटली में जादुई बीज है। इन जादुई बीजों को तुम अपने खेत में लगा देना। अगले ही दिन बहुत सारे बड़े बड़े फ्रॉक के पेड़ उग जाएंगे। उन पेड़ों पर बहुत सारी फ्रॉक लगा करेगी। तुम रोज उन फ्रॉक को तोड़कर बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम कम मेहनत में ही बहुत सारे पैसे कमाया करोगे और अपनी बेटी का भी अच्छे से ध्यान रख पाओगे। शुक्रिया परी जी, मैं तो बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये जादुई फ्रॉक के बीज दिए। इसके लिए मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आप मेरी तरफ से भगवान जी को बहुत बहुत शुक्रिया कह देना। उन्हीं की वजह से मैं और मेरी बेटी एक अच्छा सा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। राजेश के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और राजेश अपने खेतों की तरफ बढ़ने लगता है। खेत में पहुंचकर परी के दिए हुए जादुई फ्रॉक के बीज को वो अपने खेत में गाड़ देता है और वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब राजेश अपने खेतों में आता है तो वो देखता है कि उसके खेत में बहुत सारे पेड़ खड़े हैं जिस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक लगी हुई थी। वो उन पेड़ों से फ्रॉक तोड़ता है और बाजार में जाकर उन्हें बेच आता है। बाजार में किसी ने भी इतनी सुंदर फ्रॉक नहीं देखी थी, इसलिए उसकी फ्रॉक लोग जल्दी से जल्दी खरीद लेते हैं और उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। इस तरह राजेश रोज अपने खेत में से फ्रॉक तोड़कर बाजार में बेचा करता था। इसी तरह वो बहुत अमीर हो जाता है और जब उसकी बेटी ज्योति का जन्मदिन होता है तो वो बड़े धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाता है। इस तरह राजेश और ज्योति हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।